हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं ज्ञान सागर क्लासेस के बिहाफ पे आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ सीएमए फाइनल के इस बैच में, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने इंटर क्वालिफाई करके और फाइनल की तरफ जो है वो मूव किया। और साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक भी कि आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके गोल्डन फ्यूचर के लिए, कि आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि आपने इंटर को क्वालिफाई किया है, और सेम उसी तरीके से आप अपना फाइनल भी जो है वो क्रैक करें। ठीक है, तो चलिए अब यारो अपन शुरू करते हैं। देखो, अपना जो पार्ट है, जो मुझे आपको पढ़ाना है, वो पार्ट है हमारा कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ, पेपर नंबर 13। लेकिन इसका जो पूरा पार्ट है 100 मार्क्स का, वो अपन कवर अप नहीं करेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मेरा वाला जो पार्ट रहेगा, जरा एक बार अपन उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वो मेरा वाला पार्ट रहेगा ये वाला, सेक्शन बी, इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन वाला। यदि आपके पास में मॉड्यूल होगा या आपके पास में सॉफ्ट कॉपी होगी तो वहाँ पे आपको जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ये वाला पार्ट, सेक्शन नंबर बी, इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन। जो हमारा पेपर है वो हमारा पेपर दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। एक तो कॉर्पोरेट लॉ अपने को पढ़ना है, और एक दूसरा अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉज, है ना। तो अपने को जो यहाँ पे बात करनी है, मेरा वाला पोर्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा वाला जो एक्सपर्टाइज है, वो अपन बात करेंगे इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर। देखो, अपने को अपने मॉड्यूल के अंदर जो सीएमए भवन ने अपने को मॉड्यूल दिया है, ये वो मॉड्यूल का स्टार्टिंग पेज है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस बताया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरा कंटेंट बताया हुआ है कि अपने को क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको कि हमें पढ़ना है, जिनको कि हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो सबसे पहले आएगा सेबी रेगुलेशन। ये जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज आपकी हैं इंडिया के अंदर, उनमें लिस्टेड कंपनीज की क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, लिस्टेड कंपनी के रूल्स क्या क्या होते हैं, लिस्टेड कंपनी के रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो कंपनी अपनी चलती है, किस तरीके से वो कंपनी काम करती है, उनके ऊपर कंपनीज की क्या क्या कंप्लायंसेस होगी, एवरीथिंग, सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी जो तुम्हारा सेबी रेगुलेशन वाला पार्ट है उसके अंदर। जब अपन बात करते हैं इसके अगले पार्ट पे, अगला पार्ट आता है हमारा कंपटीशन एक्ट 2002। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वाले पार्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट के अंदर अपने को ये पढ़ने को मिलेगा कि यदि मान लीजिए कि हम जैसे कि कोई बिजनेस अपना चलाते हैं, और हमारा यदि अपना कोई भी सेम बिजनेस होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो आपका सेम बिजनेस रहता है, उस बिजनेस में कंपटीशन क्रिएट होता है, कई बार मोनोपोली क्रिएट होती है, कई बार मार्केट हमारा मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। ऐसी चीज़ें अपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी होगी। अब वही चीज़ें अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक लॉज के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कि जब हमारे पास में दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड कंपनी और एक बिजनेस है मेरे पास में वाई लिमिटेड कंपनी, यदि ये दोनों की दोनों कंपनियां आपस में मिलकर किसी भी तरीके का कंपटीशन करती हैं, तो उस कंपटीशन को हमारे को किस तरीके से कानूनन ध्यान रखना है, उस कंपटीशन से हमारे कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पर डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर। फिर अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं फेमा, FEMA, फेमा। ये क्या है, देखिए जब अपन बात करते हैं कि कोई भी अपन फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, अपन कोई भी फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, तो अब यदि बिजनेस हमारा ग्लोबलाइज्ड है, यदि हमारा बिजनेस इंटरनेशनल चैनल पे चल रहा है, इंटरनेशनल पैनल पे चल रहा है, तो कुछ तरीके के ऐसे लॉज होते हैं कि जिसको कि हमारे को इंटरनेशनली कंप्लायंस करना पड़ता है, जिसमें एक आता है फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, इंडियन करेंसी बिजनेस के दौरान फॉरेन कंट्री में जाएगी, और फॉरेन कंट्री से जो करेंसी है वो कहाँ पर आएगी, वो हमारे इंडिया में आएगी। तो क्या होता है कि जब असेट इंडिया से फॉरेन कंट्री में या फॉरेन कंट्री से इंडिया में आती है, या जब कोई भी करेंसी इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाती है, फॉरेन कंट्री से इंडिया में आती है, तो वहाँ पर जो फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एसेट का जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर की तरफ। देखिए, आपके जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंक से रिलेटेड जितनी भी अपनी लॉ की कंप्लायंसेज हैं, वो सारी लॉ की कंप्लायंसेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको इस बैंकिंग सेक्टर वाले लॉज के अंदर। इसमें अपन एक आध दो टॉपिक जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड, जो हमारे कानून बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं या बैंकिंग लॉज के अंदर चलते हैं, वो सारे जो भी कानून है, वो सारे जो भी लॉज हैं, वो हमारे को देखने को मिलेंगे यहाँ इस वाले चैप्टर के अंदर। इसी तरीके से जब आप बढ़ेंगे आगे
तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी लॉज और जो भी रेगुलेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो केवल और केवल कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनियां जो होंगी उन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला ये चैप्टर है, जिसमें कि हम जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट सेगमेंट की कंपनी है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो किसी भी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी की अपन बात कर लें, या फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां भी आजकल इंडिया में आकर अपना बिजनेस करती है, तो उनसे रिलेटेड भी जितने प्रोविजन होंगे वो सारे अपन कहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इस वाली यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारी रिलेटेड होगी इंश्योरेंस सेक्टर से। अब उसके बाद में आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको अपन नाम देते हैं एमएसएमई का। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे भारत के अंदर जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको कई तरीके के प्राइवेट सेक्टर की तरह से बेनिफिट देने के लिए आजकल क्या करा है कि एमएसएमई को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। तो अब यदि आपका बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, चाहे आप एक कंपनी बिजनेस में हैं, चाहे आप एक जो है वो दूसरी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कंपनी बनाकर कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, और यदि आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के लिए एलिजिबल है, तो आपको एमएसएमई का बेनिफिट देकर या आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराकर क्या करा जाएगा, आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट देगी। और सबसे बड़ी बात हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस की जाएगी, जो एमएसएमई बिजनेसेस होते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको किस तरीके से रेगुलेट करें। क्योंकि आपको पता है, आपने कहावत सुनी होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यह आपने सुना होगा। तो यदि आपने सुना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो बड़े बिजनेसेस आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो छोटे बिजनेसेस को खा जाते हैं। तो जब वो बड़े बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस को खा जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनको बचाना पड़ता है। क्योंकि यारो देखो, हमारा जो भारत देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें हमारे जो कंट्रीज के बिजनेस हैं उन बिजनेसेस को प्रमोट करना पड़ेगा, उन बिजनेसेस को कंजर्व करना पड़ेगा, उन बिजनेसेस को बचाना पड़ेगा। और यदि हमने उन बिजनेसेस को नहीं बचाया, हमने उनको प्रमोट नहीं किया, हमने उनको रेगुलेट नहीं किया, तो हमारी जितनी भी बड़ी मछलियां यानी कि जो जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो सब क्या करेंगे, वो सब आपके इस बिजनेस को खत्म कर देंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारे को उन बिजनेसेस को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर्ड करना पड़ेगा। उसका सबसे बढ़िया उपाय जो गवर्नमेंट ने हमारे को दिया, वो दिया एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। तो यहाँ पर अपन एक एमएसएमई एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन बहुत काम का एक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जब आप सीएमए बन जाएंगे उसके बाद भी वो आपके काम में आएगा, और अभी आप जब एग्जाम देंगे फाइनल के स्टूडेंट के तौर पे तब भी वो आपके काम में आने वाला है। तो वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा एमएसएमई एक्ट 2006। ठीक है, 2006 इसकी बात अपन करेंगे, राइट। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको पता है हम 21st सेंचुरी से भी आगे की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, डिजिटली सारी चीज़ हो चुकी है। अभी आप बैठे हैं, अभी आप मेरी क्लास ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो आप किसका यूज़ कर रहे हैं, साइबर का। साइबर का मतलब इंटरनेट का। तो देखिए यारो, इंटरनेट पे भी आजकल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करप्टेड होती हैं, जो पायरेटेड होती हैं, वायरसेस होते हैं, या अलग अलग तरीके के कुछ है ना कॉपीड वर्जन्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम को हैक करके या हमारे सिस्टम को क्रैक करके और क्या करते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे को ये नुकसान होता है कि हम हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो बिजनेस का कॉन्फिडेंशियल डेटा है या हमारे बिजनेस का जो सीक्रेट डेटा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो हमारे को सीएमए इंस्टीट्यूट ये वाली यूनिट क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि हम कंपनी के कॉरपोरेट के कंसल्टेंट्स हैं, हम कॉरपोरेट्स के डॉक्टर हैं, और आजकल ये कोरोना की तरह से एक नया जो बीमारी है ना वो आ चुकी है इंडिया के अंदर। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ती जा रही है, अपन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव कंट्री हो चुके हैं इंडिया। तो हमारे को इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो साइबर टेररिज्म होता है, फाइनेंशियल टेररिज्म होता है, या साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, पायरेसी को कंट्रोल करना होता है, हम इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो हमारे ये साइबर सिक्योरिटी और जो डेटा प्राइवेसी वाले लॉज हैं इसको भी हमारे को इकोनॉमिक लॉज के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर जो सीएमएस का जो भविष्य है, जो सीएमएस का फ्यूचर है, उसके लिए ये चैप्टर भी बड़ा उपयोगी है, बड़ा काम में आने वाला चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आएगा आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या होगा कि यदि अपन देखें
तो आपने सुना होगा कि हवाले का पैसा आता है कई बार विदेशों से, है ना। आप न्यूज़ यदि आप सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि हमारे पास में 2 नंबर का पैसा आया, हवाले का पैसा आया, इतना बड़ा जो है वो तस्करी का माल पकड़ा गया, या इलीगल जो आर्म्स थे, मतलब जो अवैध हथियार थे, वो उनका पूरा का पूरा एक बंडल पकड़ा गया। ऐसी चीज़ें आपको सुनने में आती है बहुत बार, ठीक है। या जिसको कि अपन नाम देते हैं कि काला धन, हिंदी में यदि अपन बात करें तो इसको अपन नाम देते हैं काला धन, जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी। तो वो जो ब्लैक मनी के कंट्रोल के लॉज हैं वो भी अपने को सीखने को मिलेंगे कहाँ पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। इस एक्ट में अपन ये सीखेंगे कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हवाले का पैसा आता है, या हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं और विदेशों से हो रहे हैं, तो उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है, उसको हमें रेगुलेट कैसे करना है, उसको हमें मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपन कहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अभी अपन जो चैप्टर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 चैप्टर अपन अपनी यूनिट के अंदर कवर अप करने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पे अपन चलते हैं। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए ये मार्क्स का परसेंटेज, ठीक है। अभी चूंकि आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हमारे को कुछ एक मतलब जो स्ट्रेटेजी होती है वो स्ट्रेटेजी भी हमें जो प्लान है वो बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अपन स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा रादर देन हम अनस्ट्रेटेजिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे। तो अभी अपने इंटर में जितने मार्क्स हैं उससे ज़्यादा मार्क्स अपन वहाँ पर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन हमारा जो इकोनॉमिक लॉज वाला है ये कितने मार्क्स को कवर करेगा, 40% को, ठीक है। अब 40% में से अपने को टारगेट क्या रखना है, अपने को टारगेट ये रखना है कि सर 30 से 32 नंबर एटलीस्ट अपने 40 में से अपन गेन कर लें, एटलीस्ट अपने 40 मार्क्स में से 30 से 32 नंबर का स्कोर अपना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में बाकी 60 नंबर का पेपर भी कॉर्पोरेट लॉज का भी बचेगा, तो आप कुछ मार्क्स कॉर्पोरेट लॉज में से भी कवर अप कर लेंगे। तो मोटा मोटी यदि अपन देखेंगे तो अपने पास में यदि 30 नंबर का कवरेज यहाँ से हो जाता है मान लीजिए, और अपन वहाँ से भी 30 नंबर का कवरेज कर लेते हैं 60 मार्क्स में से भी, ठीक है। मैंने तो 40 में से 30 की बात करी और मैं उधर भी 60 में से भी 30 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप आराम से आप 30 या 40 नंबर भी यदि उधर आप ले आते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 60 to 70% मार्क्स आपके लॉ के अंदर कवर्ड अप हो गए। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए अच्छा एक मजेदार बात और बता देता हूँ आपको, आप कॉर्पोरेट लॉ जब पढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट लॉ में हर चैप्टर क्या दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि वो पूरा कंपनीज एक्ट है। लेकिन आप यदि ये बी सेगमेंट को देख रहे हैं तो इसमें जितने भी यूनिट या जितने भी चैप्टर अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, ये कोई भी चैप्टर किसी अपने दूसरे चैप्टर से कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। आप चाहे पहले एमएसएमई पढ़ लो, आप चाहे पहले फेमा पढ़ लो, आप चाहे पहले साइबर सिक्योरिटी पढ़ लो, आप चाहे पहले मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लो, किसी चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कहीं पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब अपन आते हैं मार्क्स के वेटेज पे। देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज का चैप्टर है हमारा वो है सेबी वाला, जो कितने मार्क्स को कवर करेगा, जो मार्क्स को कवर करेगा 40 में से 10 नंबर, अकेला चैप्टर, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है। ऐसा मत समझिएगा कि सर ये चैप्टर हमारा 10 नंबर का तो बहुत टिपिकल होगा तभी 10 नंबर का है, ऐसा नहीं है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आप जब सीएमए बन के कहीं किसी कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करेंगे, मैनेजर या जनरल मैनेजर की पोजीशन आप होल्ड करते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में बहुत हाईली पोजीशंस उच्च पदों पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी आपके जो लिस्टेड कंपनीज होगी, जो एमएनसीज होगी, जो अपने स्टॉक्स को लिस्ट कराती हैं, तो वहाँ पर आपके लिए एक स्कोप रहेगा। लेकिन वो स्कोप आपके लिए तब ओपन होगा जब आपको ये वाला चैप्टर आता होगा। मतलब आपको जो सेबी की गाइडलाइन है, जो सेबी के रूल्स, सेबी के लॉज हैं, सेबी के रेगुलेशंस हैं, जब आपको ये पता होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमारे को इस चैप्टर को 10% के लिए जो है वो कवर अप करना है कि हमारे को ये चैप्टर 10% में से 40% में से जो है वो 10% का स्कोरिंग दे देवे, ठीक है। बाकी में आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5%, 5%, 5%, 5, 5 और अनदर 5, मतलब हर चैप्टर 5-5 नंबर का है। क्योंकि कई बार बहुत बार होता है स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी से पूछता है कि सर ये फलाना चैप्टर कितने नंबर का है, सर ये फलाना चैप्टर की स्कोरिंग क्या है, सर ये फलाना चैप्टर कितने नंबर का रहेगा, सर फलाने चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन आज ही क्लियर हो गया है, अब आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
आप सीधा जो है वो इस टेबल को उठाइए और आप देख लीजिए कि सर हमारा सेबी वाला जो चैप्टर है ना, वो सेबी वाला चैप्टर हमारे 10% मार्क्स को कवर करेगा आउट ऑफ 40, और उसके अलावा हमारे जितने भी चैप्टर हैं, जो भी हम 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे, वो सारे हमारे कवर अप करेंगे कितने परसेंट मार्क्स को, 5%, 5%, 5% को। क्लियर है ये बात अपने को? तो ये तो हमने बात करी कि एक हमारे को पढ़ना क्या है या हम क्या डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी यदि आपके दिमाग में पहले कोई सवाल है, आपके कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप पहले मेरे से यहाँ तक के पूछ लीजिए, फिर अपन इसके स्टेप 2 पे आते हैं। तो यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में टाइप करिएगा, आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो पहले आप एक बार प्लीज़ मैसेज बॉक्स में टाइप करिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं कि अपने को क्या करना है अभी। नहीं है, चलें अपन आगे। चलिए अब अपन देखो, जब अपन आगे बढ़ते हैं इसी दौर में, तो अब अपने को बात है कि ये समझनी है कि सर इसमें हमारे को पढ़ना कैसे। तो देखो यारो, मैंने तुम्हारे को एक बात ये बता दी कि तुमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, तुमको सिर्फ इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा एक चैप्टर है जो 10% मार्क्स को कवर करेगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें, बाकी सारे 5-5-5-5 को कवर करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, फाइनल लेवल है, इसके बाद आप एक प्रोफेशनल कहलाएंगे, आने वाले पूरे आपके जीवन में आपके पास में एक अच्छी खासी डिग्री होगी, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे को आपकी बार मेहनत इंटर से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए अपने को पढ़ने का एक प्लान बनाना पड़ेगा। देखो यारो, पढ़ने का प्लान बनाने के लिए अपने को क्या करना है, अपन क्या करेंगे, मैं इसमें से रेंडमली चैप्टर को जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन कोई सीक्वेंसली चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अपन रेंडमली जो है वो चैप्टर्स को उठाएंगे, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये जो सेबी वाला चैप्टर है ना, ये सेबी वाला चैप्टर आपको एंड में कवर करवाऊंगा। मैं एंड में क्यों कवर अप कराऊंगा इसको, सेबी वाले चैप्टर को, उसके पीछे का कारण क्या है। अभी देखिए, मैं आपको सबसे पहले 10% वाला मार्क्स का चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बाकी का सिलेबस ये नीचे वाला भी पढ़ना है और ये ऊपर वाला सिलेबस भी, कॉर्पोरेट वाला भी पढ़ना है, आप भूल जाओगे सारा। अब मैं क्या करूंगा, इसको एट द एंड पढ़ाऊंगा, तो ये क्या रहेगा, आपको फ्रेशली याद रहेगा, फ्रेशली आपके कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम नए नए रहेंगे, आपको पता रहेगा कि अपने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या होगा, वरना आप मेरे से इसमें से बहुत सारे डाउट पूछेंगे कि सर अपन ने ये क्या पढ़ा था, सर इसका मतलब क्या था, सर इसका मतलब आपने क्या लिखवाया था, सर इसका मतलब आपने क्या पढ़ाया था, आप मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका भी टाइम खराब ना हो, मेरा भी टाइम खराब ना हो, उसके लिए अपन थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जो है वो पढ़ाई करेंगे। उसमें अपन सबसे पहला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, वो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक चीज़ और बता दूं, अपन थोड़ा सा वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं एक बार, इसी में ही अपन इसकी इंडेक्स की तरफ चलते हैं एक बार, ठीक है। देखो, आपका यहाँ पर सबसे पहले आ गया सेबी लॉज एंड रेगुलेशन, उसमें आप देख रहे हैं जो हमारे 10% मार्क्स को कवर कर रहा था। आपने देखा कि यहाँ पे, वहाँ तो एक ही चैप्टर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कितनी यूनिट है, 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे आपको अलग अलग 3 यूनिटें दे दी। अब ये तीनों यूनिटें जो है ना, इन तीनों यूनिटों को मिलाकर आपका 10 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे एक एक यूनिट के अंदर 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक यूनिट के अंदर, 2 यूनिट के अंदर, 3 यूनिट के अंदर में से कहीं से भी आपसे कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जिन टोटल क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा, वो वेटेज आपका रहेगा 10 मार्क्स का। समझ गए आप मेरी बात? तो ऐसे अपन ये तीनों चैप्टर कवर करेंगे तो अपने को 10 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो मैं आपसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं सबसे पहले, वो इंश्योरेंस सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला मॉड्यूल 8 लिखा हुआ है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर। उसमें अपने को 2 चैप्टर कवर अप करना है, ठीक है। तो पहले मैं ये बहुत आसान सा और बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि इसमें कुछ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं जिन पे से सवाल पूछता है, कुछ इसमें से जो है वो कंज्यूमर के लिए गाइडलाइन है जिसमें से सवाल पूछता है, कुछ इसकी कंपोजिशन है जो सेकंड यूनिट के अंदर आएगी उसमें से भी सवाल पूछता है। तो मैं इसलिए पहले आपको क्या करूँगा, पहले आपको मैं ये वाला जो एक्ट है ना ये कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आऊँगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, अपन बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। फिर अपन आएंगे एक छोटा सा चैप्टर पकड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो चुके होंगे, आपका जो है वो थोड़ा ब्रेक भी आपको चाहिएगा, तो मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा फिर आपको एमएसएमई, ताकि अपन एमएसएमई को जो है वो कवर अप करेंगे। इजी चैप्टर है, 5 नंबर कवर करेगा और बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन बढ़ेंगे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, जो और ज़्यादा जो है वो अपने को अच्छे से पढ़ने हैं, वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और उसके बाद में एक आपका ऊपर की तरफ दिया हुआ है यहाँ पर फेमा एक्ट।
अपन आएंगे इस फेमा वाले पे, और उसके बाद में अपन आएंगे कंपटीशन पर। तो ऐसे करके धीरे 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 अपनी गाड़ी बढ़ेगी और लास्ट में अपन पहुंचेंगे सेबी तक, और वहाँ सेबी पे जाके अपना जो 40% का जो कवरअप है, यानी कि 40% मार्क्स का या 40% स्कोर का जो अपन टारगेट लेके चल रहे हैं अपने पार्ट बी के अंदर, वो अपना टारगेट फिनिश हो जाएगा। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, देखिए आपको एक कॉपी बनानी है, ठीक है। कॉपी अपने को ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि 40% के लिए अपन कवरअप कर रहे हैं, तो 40% के लिए आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, ठीक है। अपन पूरा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम मैं उसमें आपको नोटिंग कराऊंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो हो सकता है कि आपको टिपिकल लगे तो मेरे को लिखवाना भी पड़ सकता है, तो मैं आपको वो लिखवाऊंगा। मेरे को भी कुछ एडिशनली आपको कुछ नोट्स देना हो सकता है, वो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। तो उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए, जिसमें कि अपन इकोनॉमिक लॉज के जितने भी चैप्टर हैं उसमें जो जो टॉपिक अपने को लिखना होगा वो टॉपिक अपन उसमें से लिखेंगे। नंबर 2 बात, इसके लिए आपको जो है वो जो ज्ञान सागर क्लासेस हैं उसका आपका पूरा एक जो नोटबुक है, मतलब जो पूरी बुक है, मॉड्यूल है, वो आपको मिलेगा अलग से, जिसमें कि मेरे सारे बनाए हुए ये जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको ज़रा एक बार उसका दिखा देता हूँ। इस तरीके के नोट्स अपन लोगों ने बना रखे हैं, तो ये वाले जो नोट्स होंगे ना, ये वाले नोट्स आपको इशू हो जाएंगे। ये अभी स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक बार खोल रखा है फाइल आपको दिखाने के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट के नोट्स हैं, आप ये देखें। तो ये प्रॉपर तरीके से जो नोट्स हैं ना हर टॉपिक के, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाले नोट्स आपको जो है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो अपन ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको इशू हो जाएंगे, जिसको कि अपन जो है वो लेटर ऑन टाइम पे डिस्कस करेंगे, जब अपनी मतलब अपन लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जब अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे उस समय पे, राइट। तो अभी फ़िलहाल अपन अपने मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, एक तो कॉपी मेंटेन करनी है, उसके अलावा नंबर 2 पे अपने को क्या करना है, नंबर 2 पे अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपन सेकंड नंबर के पॉइंट पे आप याद रखिएगा कि आपको जो है वो सिस्टमेटिकली जैसा मैंने बताया वैसे आपको उस कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट्स आपके पास में, हैंडआउट्स आपके पास रहेंगे। नंबर 3 मेरा जो टीचिंग स्टाइल रहता है वो नंबर 3 पे क्या रहेगा, नंबर 3 पे रहेगा मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा। जैसे हमारा इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उसकी दोनों यूनिटें फिनिश हो जाएगी, मतलब कि वो पूरा ब्लॉक, जैसे फेमा है तो फेमा में 4 चैप्टर है अंदर, तो फेमा वाले जब चारों चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, जिसमें कि अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन, जिसमें कि अपन प्रीवियस ईयर के जो आए हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो, और अदर क्वेश्चंस जो अदर प्रोफेशनल बॉडीज के क्वेश्चंस हैं वो भी जो अपने टॉपिक से रिलेटेड होंगे उसको अपन उस क्वेश्चन बैंक में कवर अप करेंगे। वो क्वेश्चन बैंक भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर या उसका जो आंसर का हिंट है वो आपको मिलेगा। तो वो राइटिंग स्किल अपनी क्या होगी आंसर की, अपने को आंसर अब कैसे लिखना है फाइनल में आने के बाद में। इंटर में थोड़ा सा ठीक है अपन लोगों ने कुछ गलतियां करी होगी आंसर राइटिंग में, अपने को रुकावट भी आई होगी कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आंसर स्टार्ट करना था, सर आंसर की एंडिंग कैसे करनी थी, सर केस लॉ था तो पहले हमें क्या लिखना था फिर हमें क्या लिखना था। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन बैंक। वो जब अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे वो तब का कॉल है, वो तब का पार्ट है, अपन उस समय पे उस चीज़ को जो है वो लेंगे। फिलहाल अभी अपने को क्या करने का है, फिलहाल अभी अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को जस्ट बस जो एक चीज़ करनी है वो सबसे पहले अपने को फॉर्मली स्टार्ट करना है एक बार कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात, मैं आप सभी जो भी बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूँगा कि प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि सर अभी तो बैच चालू ही हुआ है और अभी तो हम पढ़ लेंगे या आगे हम 1 महीने बाद पढ़ना चालू करेंगे, या अभी तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, अभी तो हमने इंटर ही पास किया है। देखो यारो, ये फिनोमिना सबके दिमाग में होता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमारे पास में समय बहुत कम है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना और जब आपकी पढ़ाई ट्रैक पे आएगी तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि सर हमारे पास में समय नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास में टाइम की शॉर्टेज कम हो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है कि आपको जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट चालू हो गया या जो भी फैकल्टी ने आपको पढ़ाना चालू कर दिया तो आप क्या करेंगे, उसके पैरेलल धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई सेल्फ मोड पे स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखो यारो, ये फाइनल है, मजाक नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। इसके बाद अपना जो ये सिलेबस है, अपना जो कोर्स है सीएमए का, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई एकेडमिकली एग्ज़ाम नहीं देना, आपको जस्ट एक इंटरव्यू क्रैक करके और अपना जो ज्वाइनिंग है वो कंपनी के अंदर लेनी है, या जो भी आपका आगे कोर्स ऑफ एक्शन है, आपका फ्यूचर का प्लान है, अकॉर्डिंगली आपको उसकी तरफ मूव करना है। तो इसलिए अपन ये चाहते हैं कि पूरे जोश के साथ,
पूरे स्टैमिना के साथ में अपन पढ़ाई शुरू करें। अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यार क्या मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को पूरे स्टैमिना के साथ में उस चीज़ को शुरू करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपने को डे 1 से ही पढ़ाई में लगना है। ऐसा नहीं है कि अभी 4 दिन बाद पढ़ेंगे, अभी 5 दिन बाद पढ़ेंगे, अभी 10 दिन बाद पढ़ेंगे। अपने को ऐसा नहीं करना। देखो यारो, वो समय निकल जाता है, वो समय लौट कर नहीं आता, और फिर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है पछतावा या गिल्टी। तो वो अपने को नहीं फील हो, इसलिए अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अपने को पूरी लगन से, अपने को पूरे कंसंट्रेशन से, पूरी मेहनत के साथ जो अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, उस फाइनल के टारगेट को अपने को पूरा करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड या जो मैंने आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी मैंने आपको चीज़ समझाई अभी, या आपको जो नोटबुक बनानी है उससे रिलेटेड जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इस रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिए, एक बार अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बोलिएगा, पूछेगा स्टूडेंट, किसी को कोई यदि डाउट है तो प्लीज़। नहीं, डन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अपन क्या करेंगे, इसके साथ में अपन एक चीज़ और करने वाले हैं। अब की बार एक नया एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा क्लास के अंदर, कि जो क्वेश्चन पेपर है, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो क्वेश्चन पेपर हम बिल्कुल एंड में, मतलब जब अपना कंटेंट कंप्लीट हो जाता था ये वाला, उसके बाद में फिर अपन क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते थे। अब की बार अपन ट्रेंड में ये लेकर आ रहे हैं कि मैं PYQ जो है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं, वो मैं अब की बार मेरे क्वेश्चन बैंक में डाल रहा हूँ, जैसे मैंने भी आपको बोला भी। और उसके साथ में मैं एक प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि जो अपने रियल पेपर हैं, जो अभी लेटेस्ट आए हुए हैं, जैसे कि अभी अपन बात करें तो जून 2024 का पेपर जस्ट हुआ है, तो उसका क्वेश्चन पेपर है, या उससे पहले दिसंबर 2023 में अपना अटैम्प्ट हुआ है तो उसका क्वेश्चन पेपर है। तो अपन क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को स्क्रीन पे ओपन करेंगे, और स्क्रीन पे ओपन करके फिर अपन उसको क्वेश्चन को ये देखेंगे कि सर किस लेवल का क्वेश्चन है जो हमारे से पूछा जाता है, और क्या वो टॉपिक हमने पढ़ा है क्या, या यदि वो टॉपिक हमने पढ़ा तो क्या वो हमें समझ में आ गया क्या। यदि ये क्वेश्चन वापस से एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया तो क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, या मैं इसका आंसर नहीं लिख सकता, क्या है। तो हम वो सेल्फ इवैल्यूएशन भी करेंगे, कब, जब हमारा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, कंपटीशन एक्ट है, तो इसकी दोनों यूनिटें कंप्लीट हो गई, तो अपन कंपटीशन के क्वेश्चन उठा के एक बार देख लेंगे कि रियल पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको ये पता लग जाए। तो RTP MTP तो आपको एक्स्ट्रा है, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा हमारे जो रियल क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में क्या आ रहा है, वो क्वेश्चन पेपर भी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सारे आपके जितने भी कोई जो है वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, या आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं, या आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, या फिर आपके जो केस बेस वाले क्वेश्चन है, तो वो भी सारे अपने सामने आ जाएंगे, और अपने को पता लग जाएगा कि अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो लेवल है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो क्या है। ठीक है, ओके। तो मैं कल से जो है, कल की क्लास से, नेक्स्ट क्लास से अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट। अपन यहाँ से कवर अप करना चालू करते हैं। इंश्योरेंस एक्ट से अपन शुरू करेंगे, जिसमें मैं कल आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस एक्ट 1938, और उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे ये वाली यूनिट 1999 वाली। ठीक है, छोटा चैप्टर है, काम का चैप्टर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। नई नई चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी और एग्जाम के बारे में भी, दोनों के बारे में हमारे को इस इंश्योरेंस एक्ट से समझने को मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस का रोल। तो वो हम क्या होता है, उसके क्या लॉज हैं, एज ए CA में हमारे को क्यों उसको पढ़ना है, हमारे को क्या फ़ायदा उससे मिलने वाला है, वो अपन जानेंगे कल की क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।